तो बच्चों आज हमें क्या है, आज हमें पढ़ना है 9th क्लास का एसएसटी का चैप्टर नंबर 2। बुक का नाम है समकालीन भारत। आपने देखी होगी ये किताब। इसका चैप्टर नंबर 2 है। ये आपको इसमें दिख जाएगा भारत का भौतिक स्वरूप। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसे। ठीक, तो इस चैप्टर की शुरुआत में ही मैं आपको इसका थोड़ा ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ। दरअसल इस चैप्टर में आपको भारत की मतलब हर अलग अलग जगहों की जैसे कुछ परिस्थितियाँ होती है। जैसे राजस्थान की तरफ जाएंगे तो आपको थोड़ा सा रेगिस्तान एरिया मिल जाएगा उधर में है। तो लद्दाख की तरफ जाएंगे, वहाँ भी थोड़ा पहाड़ी एरिया है। हिमाचल प्रदेश, ये सब यहाँ पे माउंटेन रेंज आ रही है, लद्दाख से और तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश तक। तो हमें पहले तो हम इसी से शुरू करेंगे। तो चलिए हम पहले थ्योरी पोर्शन पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न संस्कृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? ठीक, आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ से दूर तक पहले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र में निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। अच्छा, आप में से कुछ बच्चे सोचते होंगे कि ये ढलानों और घाटियों में फ़र्क क्या होता है। तो बच्चे देखो, ढलान जो होती है ना, ढलान में बताऊँ तो कुछ कुछ ऐसी होती है। लाइक ये पहाड़ है तो इस तरफ को जो होगी ये होगी ढलान। और जहाँ हम घाटियों की बात करेंगे, घाटियाँ ये होती हैं जैसे इधर एक पहाड़ है, इनके बीच का जो एरिया है ये यहाँ पे यहाँ पे जो लोग रहते हैं, यहाँ पे या फिर जो लोग बसते हैं, इन जगहों को घाटियाँ कहते हैं इस तरह। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार मतलब क्वेश्चन घुमा के पूछ ले कि बताइए घाटियाँ क्या होती है, तो बच्चा गलती कर देता है। तो आपको ये ध्यान रखना, घाटियाँ क्या होती है वो ढलान क्या होती है। चलिए फिर हम आगे शुरू करते हैं। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मूसल, पठार तथा द्वीप। तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। जैसे हमारे देश में पर्वत भी हैं, मैदान भी हैं, मरुस्थल भी हैं और पठार भी हैं। वो मैं पहले आपको पर्वत तो पता ही है, पर्वत क्या होता है। ठीक, मैं आपको मैदान, मरुस्थल और पठार के बारे में बताता हूँ। इसमें बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैदान जो होता है वो होता है प्लेन एरिया जो किसी ऊंचाई पे ना हो। ठीक, और मरुस्थल होता है थोड़ा सा जैसे रेगिस्तान एरिया, तुम आप ऐसा समझ सकते हो कुछ इस टाइप। और पठार एरिया होता है जो पहाड़ से तो कम नीचे हो पर नॉर्मल ज़मीन से ऊपर हो, उसे पठार कहते हैं। तो इसकी एक कंडीशन भी होती है कि अगर ये पहाड़ है, ठीक, तो आप यहाँ से 400 मीटर की दूरी पे हैं, 400 मीटर की दूरी पे हैं, और आप यहाँ पे खड़े होके इसे ऐसे देख सकें ऐसे, तो वो पहाड़ होता है। पर पहाड़ वो पठार होता है। पर पठार की एक और खास बात होती है, जो पठार होता है ना, ये दरअसल आपका ऊपर से समतल होता है, ऊपर से समतल होता है, बराबर होता है। ठीक, जैसे आप
पर्वत पड़ेंगे, पर्वत जैसे मैं भी आपको बताऊंगा। तो पर्वतों में क्या होती है, पर्वतों की चोटी होती है, जैसे पीक चोटी होती है, पर पठारों की चोटी नहीं होती, ये ऊपर से प्लेन है, ठीक। तो चलो हम इसके आगे बढ़ते हैं। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पर्वतीय पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इस भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल में भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियों हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत का एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। तो हम थोड़ा सा मैप रीड करते हैं, मैप कैसे पढ़ते हैं। देखो, तो यहाँ से ना इस एरिया में यहाँ पर तो जो एरिया है, तो थोड़ा ये सब ये एरिया, ये पहाड़ी एरिया है। इसमें कुछ श्रृंखला जाती है पहाड़ों की, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कलेजा बोलते हैं। हालांकि मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, पर मैं आपको सही से बता दूँ। देखो, का से होता है काराकोरम, ये रहा काराकोरम रेंज, इसे काराकोरम रेंज कहते हैं। लद्दाख से, एल से लद्दाख श्रेणी, और जा से जास्कर श्रेणी, इसे ही शॉर्ट फॉर्म में हम कलेजा कह देते हैं। और इसके नीचे आ जाती है हिमालय श्रेणी, हिमालय, ये देखिए हिमालय, ये देखिए, ये रहा हिमालय, ये वाली, ये जो श्रेणी है हिमालय, ये ये हिमालय श्रेणी हो जाती है। ये अरुणाचल प्रदेश तक दिखती है। इसके बाद ही ऐसे नीचे ये जो श्रेणियाँ हैं ना पहाड़ों की, जैसे चलते हैं उसके बाद ही ऐसे नीचे मुड़ जाती हैं, ऐसे तिब्बत की तरफ, तिब्बत में भी पड़ती हैं ये। दरअसल मैंने आपको इंडिया का दिखाया तो उसमें है, बाकी ऐसे तिब्बत में भी जा रही हैं, तिब्बत नेपाल ऐसे करके सब लाइन से जा रही है, पर एंड में जाके ऐसे मिल जाती है। ठीक, तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। बाकी नदियाँ भी हैं, और सबसे खास बात इनकी ये होती है, जितनी भी नदियाँ हैं, मतलब दो तरह की नदियाँ होती हैं, तो वो पहाड़ी एरिया से निकलती हैं, और एक सिर्फ वर्षा पे आधारित होती है। तो इनसे जो निकलने वाली हिमनदों से जो निकलती है ना नदियाँ, वो 12 महीने बहती हैं। और जो सिर्फ वर्षा पे आधारित होती है, उनका एक लिमिटेड टाइम होता है। जैसे साउथ की तरफ जाएंगे तो वहाँ की नदियाँ कुछ टाइम के लिए बहती हैं, कोई 6 महीने, कोई 7 महीने, उसके बाद वो विलुप्त हो जाते हैं, फिर वर्षा आने के वापस आ जाते हैं। तो आगे शुरू करते हैं। तो उत्तरी मैदान जो है वो जलोनिक्षेपा निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा उपांतीय छालों वाली कम ऊंचाई पहाड़ियों और छोटी घाटियों से बना है। ठीक, मुख्य मुख्य भौगोलिक, भारत की भौगोलिक आकृतियों का निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इनमें से पहली है हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो मैंने आपको ऊपर दिखाई थी।
दूसरा उत्तरी मैदान, ठीक। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, पठार भी मैंने आपको बता दिया मतलब पर्वतों से तो कम ऊंचाई पर होते हैं पर जमीन से ऊंचाई पर होते हैं, ये 400 मीटर की दूरी से देखे जाते हैं, उन्हें पठार कहते हैं, ऊपर से समतल है, ठीक। और भारतीय मरुस्थल है। और तटीय मैदान, तटीय मैदान हो गए आपका साउथ इंडिया की तरफ जाएंगे तो गुजरात से लेकर आप जाएंगे तो वहाँ पे जो दिखता है जैसे केरला वगैरह सब, ये सब तटीय मैदान के हिस्सा है। बीच समूह जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ये भारत का हिस्सा है, तो द्वीप समूह को भी हमारी आकृति में निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया, तो उसे जोड़ा भी गया है द्वीप समूह इसमें। तो आगे चलते हैं हम। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा से सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर्वत श्रेणी है। मतलब मैंने ये दिखाई थी ना हिमालय आपको, ये वाली ये सबसे, ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। कुछ जगह आप जरूरी है पर्वत श्रेणी लिखें, आप पर्वत श्रृंखला भी लिख सकते हैं। और इसी के अंदर सबसे ऊंची चोटी भी आती है। और एक अत्यधिक असम अवरोधी में से एक है। एक ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। मतलब जैसे आप देखते हैं ना कि पर्वत ऐसे होते हैं, चलो लंबाई तो हमने नाप ली, पर पर्वतों की चौड़ाई तो होगी कुछ है। तो इसी चीज को ये कह रहा है कि जो इनकी इनकी चौड़ाई है कश्मीर की तरफ जो है ये 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर। और जो अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएंगे आप तो ये 150 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक। 150 किलोमीटर हो जाता है। हम आगे पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महानी आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। मतलब जैसे उसमें आपने पढ़ा था ना कलेजा में, काराकोरम जास्कर, लद्दाख जास्कर, ये ऐसी श्रेणी, ऐसे ही हिमालय में भी श्रेणी है। तो इसमें जो सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला है ना, उसको हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिस जिसमें 600 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। इसमें जो जैसे सब पहाड़ों की एक औसत ऊंचाई निकाली जाए तो 6,000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। सॉरी वो पीछे जबान स्लिप हो गई, ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। तो इसमें से मुख्य शिखर हैं ये। माउंट एवरेस्ट आपको पता ही है, ये सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई आपकी 8,848 मीटर। ठीक है, कुछ जगह ये 8,850 मीटर में मिलती है, कुछ जगह 8,848 मीटर में मिलती है। तो आपकी किताब के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, तो आप इसे कंसिडर 8,848 मीटर ही लेके चलेंगे और अपने एग्जाम में भी इसे यही मार्क मतलब लिखेंगे। कंचनजंगा ये भारत में है, ठीक। कंचनजंगा ये भारत में है। मकालू ये नेपाल में है। और धौलागिरी ये भी नेपाल में है। नंगा पर्वत ये भारत में है। अन्नपूर्णा नेपाल में है। नंदा देवी भारत में है।
कमोर भारत में है, नामचा बरुआ भारत में, क्रूला मंडाता ये भी नेपाल में। महान हिमालय के विलय की प्रकृति अस्मित है। हिमालय के इस भाग का कोर ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इसे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। एक हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से भी जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा पर्वतीय शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। रामायण और महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा या कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। घाटियां होती है जो दो पहाड़ों के बीच में स्थित होती है, घाटियां कहा जाता है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। जैसे आपने कुल्लू मनाली ये सब सुना होगा, ये सब क्या है, ये घाटियां हैं। जैसे दो पहाड़ है, ठीक, इनके बीच में बच गई तो इनको घाटियां कहा जाता है। कुल्लू की घाटी लोग घूमने जाते हैं, कुल्लू मनाली कांगड़ा, यहाँ पे कांगड़ा पे मंदिर भी है, कांगड़ा देवी का, लोग घूमने जाते हैं, इसलिए इनका ज़्यादा वो हो जाता है। हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला जो है तो शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं जैसे देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। तो देखो देहरादून तो आप सबने सुना ही है, देहरादून तो आप सबने सुना ही होगा। क्या आप में से कौन कौन उत्तराखंड की तरफ से है? उत्तराखंड में ही आपका देहरादून पड़ता है। देहरादून के पास ही आपका हरिद्वार है, ठीक। तो काफ़ी लोग घूमने भी जाते हैं देहरादून, तो आप इससे याद रख सकते हैं, आपको आसानी है। तो चलिए अब हम जो जो चीज़ हमने पढ़ी है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक। मैप हम मतलब कोई बाहर से मैप यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम जो आपकी बुक में दे रखा है वही यूज़ कर रहे हैं, ठीक। देखिए मैंने आपको 3 श्रेणी बताई, इसमें पहले काराकोरम में, ठीक है, फिर काराकोरम, ठीक, लद्दाख और जास्कर, फिर हिमालय आ गया। हिमालय में मैंने आपको श्रेणी बताई शिवालिक श्रेणी, ये भी देखिए, ठीक, शिवालिक श्रेणी ये भी। और फिर हम अगर हम पर्वतों की बात करें तो पर्वत आपको आई थिंक दिखा नहीं रखते हैं, पर मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। जैसे K2, यहाँ पे देखिए K2 पर्वत है, K2 ये भारत में ही आता है। इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, ठीक। एक कैलाश श्रेणी है, ये थोड़ा तिब्बत में पड़ जाती है। कैलाश कैलाश पर्वत का नाम सुना आपने? यहाँ पे काफ़ी लोग कहते हैं कि शिव जी का मंदिर है, लोग घूमने भी जाते हैं, तो तिब्बत एरिया में पड़ जाता है, ठीक। जब चीन का कब्जा है, पहले तिब्बत अलग देश हुआ करता था। और आप
यहाँ से देखेंगे ये जो लाइन जा रही है, ये ये दरअसल ये क्या है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसको तिब्बत में सांगपो कहते हैं। ठीक, तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। और तो इसे जब इधर जाएंगे तो इधर ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, भारत में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ठीक, एक मिनट, आई थिंक बैटरी डाउन बता रहा है। चलो बैटरी हमें प्लग इन करना पड़ेगा। हम्म, अच्छा, मैं मेरा फेस तो दिख रहा है ना आपको, मतलब समझ तो आ रहा है ना, दिख तो ठीक रहा है ना, दिक्कत तो नहीं आ रही? ठीक है, तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। मैंने आपको जो भारत की विविधताएं बताई थी वो मैं बताता हूँ, देखिए। पहली, पहाड़ी एरिया। ठीक, पहला मेरा पहाड़ी एरिया। ठीक, दूसरा भारतीय मरुस्थल, ये रहा राजस्थान की तरफ, मैंने बताया ना रेगिस्तान वाला एरिया मरुस्थल। दूसरा, उत्तर के उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान ये रहे, उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान ये रहा। ठीक, यहाँ पे आपकी सत्रह श्रेणी पड़ जाती है और विंध्य श्रेणी पड़ जाती है। ठीक, ये 10 श्रेणी है, ये भी पहाड़ी श्रृंखला है, जो मतलब एक तरह से समझिए भारत को दो भागों में विभाजित है। इधर दक्कन के पठार पड़ जाते हैं। पठार मैंने बताया था ना आपको, दूर से देखने में 400 मीटर की दूरी से देखने में उठे हुए लगे, ऊपर आपको दिखे, और ऊपर से समतल हो, जिनकी ऊंचाई 800 मीटर से कम होती है, उन्हें पठार कहा जाता है। ठीक, ये पश्चिमी घाट, ये रहा, ये पूर्वी घाट। ठीक, ये रहा आपका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप भारत, ब्रैकेट में भारत लिखते हैं, क्योंकि ये भारत का ही हिस्सा है। ठीक, और यहाँ पे अंडमान निकोबार दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो ये रहा, यहाँ पे नदियाँ भी निकलती हैं, पूर्वी घाट से नदियाँ भी निकलती हैं, पश्चिम घाट, पूर्व घाट, और इस तरफ पड़ जाता है आपका छोटा नागपुर का पहाड़, पठार। तो यहाँ पे काफ़ी सारी मतलब मिनरल्स मिलते हैं, एक तरह से धातु वगैरह, काफ़ी मशहूर है छोटा नागपुर का पठार, तो आपको याद है। ठीक, फिर चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपको ये तो पता ही है ना, भारत के किधर किधर क्या क्या पड़ता है। देखिए इधर बांग्लादेश के नीचे जो पड़ता है ये बंगाल की खाड़ी पड़ता है, और इधर अरब सागर पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस तरफ अरब देश पड़ते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपकी कोई भी परेशानी हो, क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल दें, मैं देख हालांकि क्वेरी कोई मैं छोड़ूंगा नहीं आपके लिए, आपको सब समझ आएगा। तो एक तरह से हिमालय पर्वत की आपको फोटो दिखा रखी है। इसे उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज या सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रम
इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियों में नेपाल हिमालय का एक है। तीस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय, इनके बीच की दरअसल ये तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच का जो हिस्सा है उसे असम हिमालय कहा जाता है। आपको पता है यहाँ पर मुझे समझना है। और तीस्ता नदियाँ और काली नदियों के बीच के हिस्से को नेपाल हिमालय कहा जाता है। ये ठीक कुमाऊं हिमालय का है। और ये तो मैंने बता ही दिया, सतलुज और काली नदियों के बीच के स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए। तो देखो, तो ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ठीक, दिहांग महाखटगाज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल है से बनी है। ये घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं या घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई नागा मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है। पूर्वांचल पटकाई नागा मिजो और मणिपुर ये किधर पड़ जाती है? ये आपकी पड़ जाती है, ये पड़ जाती है इधर। हाँ, ये पड़ जाती है इधर, ये देखो ना, ये पूर्वी पहाड़ी, तो ये गारो खासी जयंती की पहाड़ी है। यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है मानस गाँव में, आपने सुना होगा। हालांकि अगर होगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा यार। पटकाई नागा मिजो मणिपुर की पहाड़ी, मणिपुर आपका इधर पड़ जाता है, इधर इस तरफ से इधर की तरफ। तो आगे चलो, उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदियों प्रणालियों सिंधु गंगा है, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। उत्तरी मैदान जो मैंने आपको बताया था, जो थोड़ा यूपी की साइड लग जाता है, उत्तरी मैदान उत्तरी मैदान ये बोल ये बोल रहा है कि बना कैसे है। तो ये प्रणाली सिंधु गंगा है, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निषेध हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है, 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र, समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धियां, अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र। तो फिर जैसे मैं बताऊँ, जो आप देखते हैं यूपी वगैरह, यूपी आपका इधर पे जाती है, ठीक। तो आप जो देखते हैं, हम हमेशा सुनते हैं यूपी की तरफ खेती वगैरह की काफ़ी होती है, क्योंकि एक तो ये प्लेन एरिया है। ऊपर से यहाँ पे नदियाँ देख रहे हैं आप, यमुना नदी, गंगा नदी, ये जा रही आगे जाके मिल जाती है यहाँ पे प्रयागराज पे, ठीक।
ये घाघरा नदी, ऐसे ही गंडक नदी, कोसी नदी, सोन नदी, ये सब मिलते हैं तो यहाँ पे काफ़ी उपजाऊ एरिया होता है, यहाँ पे खेती अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है। तो यही बताया गया है इसमें। फिर उत्पादक, उत्पादक मतलब जहाँ पे खेती अच्छी होती है। उत्पादक मतलब एक तरह से जहाँ की जमीन काफ़ी फर्टिलाइज है, उस क्षेत्र का तो उत्पादक क्षेत्र। उत्तरी पर्वत, उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप नदियाँ द्वीपों का निर्माण होता है। नदियों द्वीपों का निर्माण, नदी द्वीपों आपको पता है नहीं पता है? चलो मैं आपको बताऊंगा। नदी द्वीप होते हैं, जब नदी द्वारा द्वीप बनाए जाते हैं होते क्या है? तो अगले हमने यहाँ तक कर लिया था नदियों का, नदी द्वीपों का निर्माण। अब आगे पढ़ेंगे। हालांकि मैं एक बार मैं भी समझाऊंगा आपको। नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बच जाती है। जैसे जैसे इधर हाँ, जैसे इधर नदी चल रही है, ये नदी आई, आगे चल के प्लेन हो गई। तो ऐसा तो है नहीं नदी सिर्फ पानी ही लाएगी, ये अपने साथ मिट्टी वगैरह भी लाती है। आगे चल के ये ऐसे फैल जाती है, ऐसे ऐसे फैल ऐसे फैल जाती है। क्यों? क्योंकि जब ये वो मिट्टी वगैरह लाती है तो इधर हल्की हल्की जमा होती रहती है। आप देखते हैं कभी मिट्टी, जैसे नदी आपने देखी है, कुछ बच्चे देख कुछ बच्चे ने देखी होगी, कुछ हालांकि नहीं देखते, नॉर्मल है बस। तो वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे से नदी के वो मिट्टी के वो उठे उठे वो बन जाते हैं, छोटे छोटे, एक तरह से पहाड़ कह सकते हैं आप छोटे नदियों। तो ऐसे बन जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, नदियों को बांट देते हैं, ये नदी का फैलाव हो जाता है, यहाँ से चौड़ी हो जाती है। यहाँ से तो प्लेन आ रही थी एकदम, यहाँ पे चौड़ाई इतनी नहीं थी, तो यहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है। तो यही होता है, नदी अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। देखिए जब ये चौड़ी होगी तो अब पिछली बात है, इनकी धारा बचेगी, ये ऐसे, ठीक, ये ऐसे निकलेगी, है, ये ऐसे निकल जाएगी, ये तो जाएगी ऐसे। तो धाराओं में बढ़ जाती है। इन धाराओं का वितरिकाय कहा जाता है। धारा को वितरिकाय, ये जो धारा बची है इन धारा को वितरिकाय कहा जाता है। दरअसल इसे एक तरह से डेल्टा भी कहा जाता है। डेल्टा में आपको पीछे वाले मैप में दिखाऊं, देख रहे हैं आप? ये 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 एरिया, ये जो ये ये डेल्टा, ये भी वैसे ही बना हुआ है जैसे मैंने आपको बताया। ऐसे नदी आई, ये नदी आई, यहाँ पे आके फैल गई, यहाँ पे आके क्या हुआ इसको, यहाँ पे आके देखिए ना, देख रहे हो, यहाँ पे आके यहाँ से आ रही है दो नदियाँ और यहाँ से आके फैल गई है ऐसे। तो इन्होंने क्या करा, इधर बना दिया डेल्टा, इसे डेल्टा भी कहते हैं। ठीक, बाकी आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आप इसे नदी द्वीपों का शब्द इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। नदी द्वीप कह सकते हैं, ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको।
जो नदियों के द्वारा द्वीप बनाए जाते हैं नदी द्वीप कहा जाता है। हम्म, ये ठीक। अब आगे बढ़ो। हाँ तो फिर क्या है, क्या आप जानते हैं द्वीप का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। द्वीप दो शब्द से मिलकर बना है, दो तथा आप अर्थात पानी। इसी प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ है पाँच तथा आप का अर्थ है पानी। जैसे जैसे दो नदियों के बीच के एरिया को दोआब कहा जाता है, ऐसे पांच नदियों के जो बीच का एरिया है उसको पंजाब कहा जाता है। ठीक है, अर्थ होता है जैसे ये पंज का अर्थ पाँच, और आब का अर्थ आपको पता ही है पानी, मतलब दो नदियों के, पांच नदियों के बीच के जो पानी के बीच का रिश्ता है उसे, इसलिए इसे पंजाब कहा जाता है भारत में। ये देखिए इधर पड़ता है पंजाब, देखिए ये एरिया ये 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 पूरा एरिया पंजाब में काउंट होता है। हालांकि जब देश अलग हुआ तो काफ़ी एरिया पाकिस्तान में चला गया, पर ये पूरा जो एरिया है पंजाब कहलाता है। हालांकि भारत में ये हिस्सा पंजाब कहलाता है, ये वाला। ठीक, तो इसलिए इसे पंजाब कहते हैं। नदियाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे नदियाँ एक दो तीन चार पाँच, इनके जो बीच का एरिया इसे पंजाब। देखिए एक दो तीन चार पाँच, ये जो एरिया, ये एरिया जो मैं भी डार्क कर रहा हूँ, ये एरिया पंजाब है। क्योंकि ये यहाँ पे पांच नदियाँ, इनके बीच में जो एरिया है ये। ठीक, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर तीन उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआब की शाखाएं बहुत अधिक हैं। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिमी बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदान की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में है, स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों के चार भाग हैं, चार भागों में विभाजित किया, चार भाग हैं विभाजित किया है, ये कह सकते हैं। नदियाँ पर्वतों के बीच उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में दीपिका का निष्पण करती है। इसे भावर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भावर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। मतलब एक तरह से भावर पट्टी हो जाती है। एक जैसे नदियाँ यहाँ से आ रही, तो आप देखते हैं कि चढ़ाई पहाड़ों से निकलती है, नदियाँ बहुत तेज होती है, पर इधर क्या होता है कि यहाँ से ऊपर से अपने साथ क्या करती हैं, ये अपने साथ पत्थर भी लाती हैं, कुछ कुछ बीच बीच में छोटे छोटे पत्थर। तो क्या होता है, वो पत्थर यहाँ पे जम जाते हैं। ठीक, जैसे मानिए वो पत्थर यहाँ पे जम गए, अब क्या होगा,
वो पत्थर तो है ही है ऊपर, पर ये नदी तो बहेगी, तो क्या होता है ये पत्थर एरिया ऊपर दिखता है हमें। नदी ऐसी लगती है काफी, मतलब मतलब काफी कम गहरी है। पर जैसा आपने ऋषिकेश में देखा होगा, आप गए होंगे ऋषिकेश में, आपको ये देखने को मिलेगा था। ऐसे ऊपर से नदी आती है, तो ऋषिकेश की तरफ जो है नदी काफी कम गहरी हो जाती है, ज्यादा गहरी नहीं होती उस तरफ। काफी लोग जाते हैं उधर रिवर राफ्टिंग करने। पर यहाँ पे इस एरिया में इस इस एरिया में नदी का फ्लो बहुत तेज होता है, क्योंकि पहाड़ से सीधी आ रही होती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। करते हुए भावर के नाम से जाता है। सभी सविताएं इस भावर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। मैंने कहा ना आपको, जब पत्थर नीचे आ जाएंगे तो पानी उनके नीचे से जाता है, तो ऐसा लगता है विलुप्त हो गई नदी, और वो अंदर अंदर बह रही होती है। इस पट्टी के दक्षिण में ये सविताएं और नदियां पुनः निकलती हैं। जैसे ही ये हिस्सा खत्म होता है ना, इसके बाद वापस नदी निकलती है। इसके बाद वापस नदी निकलती है और इधर से वापस बहना चालू कर देती है। ठीक यही बोला इन्हें। दक्षिण में ये सविताएं और नदियां पुनः निकल आती हैं, नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जाता। तो आप देखते हैं यहाँ पे नदी का फ्लो इतना, मतलब इस तरह से तेज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे धीरे हो जाता है। तो ये पत्थर वगैरह से लगता है पानी, तो थोड़ी धीरे हो जाए, यहाँ पे बहुत तेज होता है। तो यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे खेती बहुत होती है इस एरिया में, अगल बगल में काफी उपजाऊ होती है। ये पानी रहता है, आराम से चलता है, मिट्टी काफी उपजाऊ हो जाती है, तो यहाँ पे खेती वगैरह बहुत हो सकती है। जैसे आप यूपी बिहार, ये जो एरिया, ऐसे एरिया में इनके अगल बगल में जंगल थे, उन्हें काटा जा चुका है, जो पूर्वी बंगाल से शरणार्थी आए थे उनके लिए। इस इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति यह है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। उत्तरी मैदान का जो सबसे विशालतम, मतलब सबसे बड़ा भाग है ना, वो पुराने जलोढ़ से बना है। वे नदियों के बाद वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। मैंने आपको बता ही दिया है कि जब नदियाँ आती हैं, बढ़ जाता है, उसके अगल बगल का जो एरिया होता है वो काफ़ी उपजाऊ होता है, ये एरिया। कि जब बाढ़ वगैरह आती है तो पानी यहाँ तक चला जाता है, यहाँ तक। तो जब बाढ़ कम हो जाती है तो फिर नदी वापस इसी एरिया में बहने लगती है। पर क्या होता है, ये मिट्टी एकदम उपजाऊ हो जाती है। बाढ़ आने से मिट्टी गीली हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, उसमें कई तरह के जीव बसने लगते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ कर देते हैं। तो यही बताया गया है, और कुछ खास नहीं। प्रायद्वीपीय पठार। हाँ, तो अब प्रायद्वीपीय पठार पे आ गए हैं। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है, जो
पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। ये आप प्रायद्वीपीय पठार कैसे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये ऊंचाई पे पर ऊपर से प्लेन है। पठार तो उसे कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। ठीक वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। ये गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार को दो मुख्य भाग है, दो मुख्य भाग में बांटा गया है। एक मध्य उच्च भूमि तथा दक्षिण का पठार, जो मैंने आपको बताया दक्षिण का पठार काफी अच्छा है, हमारे जो काफी मिनरल वगैरह मिलते हैं। और नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। सिंधु श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे रेगिस्तान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थलों से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। मतलब दक्षिण पश्चिम से जैसे बात करें ऐसे, ये आपका ये हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया। ठीक, ये आपका पश्चिम हो गया। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व सॉरी, उत्तर पूर्व ऐसे इस टाइप से बहती है, ऐसे टेढ़ी इस तरह ऐसे उत्तर पूर्व। आप कहेंगे तो मतलब सिर्फ पूरब में जा रही है, उत्तर में तो जाएगी नहीं, क्योंकि जहाँ से भी हम शुरू करते हैं हम उसे वहीं से ऐसे मैप बनाते हैं। अब देखेंगे तो उत्तर पूर्व ऐसे जा रही है, इसलिए इसे उत्तर पूर्व कहा है। उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। इस प्रकार इस क्षेत्र इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस प्रकार की पूर्वी विस्तार को स्थानीय इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व में विस्तार को दामोदर नदी द्वारा प्रवाहित छोटानागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार, अब हम आए दक्षिण का पठार, फिर बाहर से साउथ इंडिया की तरफ। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव प्रेमों की पहाड़ी तथा नेपाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार में है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों और श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। चलो कैसे नहीं है ज्ञात करें, तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए दक्कन का पठार, ठीक, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, दक्कन का पठार है। देखिए तो ये है, ये वाली ये ये नदियाँ हैं, ये जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कृष्णा नदी है वाली, ये आगे जाके कृष्णा नदी बन जा रही है, यहाँ पे मिलकर ये कृष्णा नदी, ये गोदावरी नदी, ठीक, ये तापी नदी आपकी, ये तापी नदी, ये ऐसे, ठीक, ये महानदी। तो देखिए अगर ये
ये आगे जाके फैल गया। ये सोन नदी, सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, घाघरा नदी। दरअसल ये जो है घाघरा, घाघरा, गंडक और कोसी, ये गंगा नदी की सहायक नदी, सोन नदी की। यमुना नदी ये यहाँ पे ये गंगा नदी भी, ये सब सहायक नदी है। ऐसे घाघरा, यमुना नदी। यमुना नदी जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये चंबल नदी तुम्हारी है। तो ऐसी नदियाँ मिलती हैं गंगा में, तो ये सब जो अगल बगल में मिलती है एक नदी में, उसे सहायक नदी कहा जाता है। और जो एंड में जिसके नाम से एंड होती है उसे उस नदी की हेड माना जाता है। जैसे गंगा नदी, गंगा का बहाव छोटे हेड, साथ ही इन सबका बहाव थोड़ा पतला है, इसलिए इनको हल्का सा इनकी सहायक नदी बुलाया जाता है। ये रहा दक्कन का पठार, ये रहा ये एरिया। फतेहगढ़ देख रहे हैं, नदी देख रहे हैं, तापी नदी, ये सब इनके बीच में ये एरिया है दक्कन का पठार पड़ता है। तो मैंने आपको पहाड़ियों और श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा है, पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। जो दक्षिण का पठार है वो पश्चिम की ओर इस तरफ तो है, ऊंचा है, और पूरब की ओर पूरब की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंग्लोगोर पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और जानकी की पहाड़ियां हैं। का पठार दक्षिण के पठार के पूर्व या पश्चिम सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट, देखिए पश्चिमी घाट जो है पश्चिमी तट समांतर स्थित है। जैसे पश्चिमी घाट इधर है, उसके समांतर ही स्थित है। ये इधर ही स्थित है। ये इसका कहने वाला है पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर स्थित है। वह सतत है तथा इन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर दर्रे बने हैं पहाड़ों के बीच। दर्रे पता है हमें क्या होता है? देखा है, दो पहाड़ हैं, उनके बीच से जैसे बगल से रास्ता निकाल देते हैं ना, ऐसे ऐसे रास्ता निकाल देते हैं, उसे दर्रे कहा जाता है। दर्रों द्वारा, क्योंकि आप पहाड़ के ऊपर तो चढ़ के जाओगे नहीं, तो उससे कोई पहाड़ तो छोटा है, कोई पहाड़ बहुत ऊंचा है, उसके ऊपर चढ़ के थोड़ी जाओगे, बगल से ही लोगे। उन्हें दर्रे दर्रे कहा जाता है। दर्रों द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, घोड़ घाट तथा पाल घाट की स्थिति जाती है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। देखिए, जो भारत की पश्चिमी घाट है वो पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं, मतलब ये ज़्यादा ऊंचे हैं, तो ये थोड़े कम ऊंचे हैं। तो यही बता रहा हूँ। पूर्वी घाट 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 मीटर से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। ये आपका ये एरिया ना, यहाँ पर पर्वतीय वर्षा होती है जिससे नदियाँ निकलती है जो इस तरफ बहती है, इस तरफ।
और इधर कहाँ जाती है ये बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। खाड़ी को बे बोलते हैं, BAY। वर्षा द्वारा इनमें पर्वतीय 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 वर्षा होती है। यह वर्षा घाट की पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराव ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की, मतलब ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेगी, उतनी वो बढ़ेगी, बढ़ती जाती है। इस भाग में शिखर ऊंचे हैं, जैसे देखिए जब वो नीचे की ओर आई है, उसकी मतलब ऊंचाई बढ़ रही है, तो कुछ शिखर भी होंगे जो ऊंचे हैं। तो उनमें से आप पहला याद रखना है हनाई मुंडी, जो 26 से 95 मीटर की ऊंचाई तक है, तथा डोडा बेटा, ये 26 से 33 मीटर की ऊंचाई तक है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर, मतलब ये तो पश्चिम है, ये पूरब है, तो इस तरफ का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो महेंद्रगिरी पर्वत है, जो 1500 मीटर ऊंचा है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावेरी की पहाड़ियाँ हैं। जावेरी की पहाड़ियाँ स्थित है। उडगमंडलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, तथा को, कोड कोडी कनाल, खोडी कनाल है, अभी टाइप में थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होगी इसको। कोडी कनाल, कोडई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में ज्ञात होगी। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन क्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, मतलब ये जो मिट्टी है ये कैसे हुई है, ये इसकी उत्पत्ति है ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी फटा है, वो अब उसका जो फटा है तो उसकी ज्वाला कहीं तक जाएगी, तो जहाँ तक भी जाती है वो मिट्टी को जला देता है, तो इसकी काली हो जाती है, तो वो काली मिट्टी कहा जाता है। ठीक, ज्वालामुखी से हुआ है। ठीक, ये सेल आग्नेय है, तो उस मिट्टी के सेल रहते हैं वो आग्नेय है। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपवर्तन हुआ है, जिनमें काली मृदा का निर्माण हुआ। जैसे जैसे वो ठंडी होती गई वैसे वो काली मृदा बनती गई। अरावली 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 की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम या उत्तरी पश्चिम किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं, मतलब जैसे जैसे ऐसे गई, फिर बीच में टूट गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे टूट गई, मतलब इनके बीच में गैप है। ये ये सीधा नहीं चल रही है, जैसे हिमालय वगैरह है, वो बिल्कुल सीधी जुड़ी चल रही है। वो कैसे चल रही है, वो ऐसे चल रही है, बिल्कुल ऐसे जुड़ी हुई चल रही है, और इनमें गैप है, ये खंडित, यही बोल रहा है। अपरदित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं, तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। हाँ, आपको शायद यही पता हो, जो हमारा राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन है, ये पहाड़ी पे स्थित है। ठीक, ये अरावली की पहाड़ियों पे स्थित है, ऊंचाई पे। जैसे आप कभी जाएंगे आप देखेंगे तो थोड़ा ऊंचाई पे है, तो वो अरावली की पहाड़ियों पे स्थित है। ठीक, तो दिल्ली में भी पहाड़ी एरिया है, बस हालांकि ये है हमें ज़्यादा ऊंचाई ना होने की वजह से भी इसका पता नहीं लग पाता है। बाकी दिल्ली में भी पहाड़ जा रहे हैं, अरावली अरावली श्रेणी जा रही है, ऐसे करके श्रेणी करके ऐसे, जैसा गुजरात से लेकर दिल्ली से होकर आगे तक जाती है वो। ठीक, राजस्थान में भी पहाड़ है, अगर कोई ये राजस्थान में पहाड़ है नहीं तो आप कहना हाँ है राजस्थान में। ठीक, जाता है भारतीय मरुस्थलीय। अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे
पर थार का मरुस्थल है। यहाँ बोला ना थार मरुस्थल राजस्थान, राजस्थान जैसे एरिया है, जैसे गुजरात से ऐसे पहाड़ी जा रही है, ठीक। पश्चिमी किनारे मतलब इस एरिए पर, इस एरिए पे, इस एरिए पे करीब किनारे पर थार का मरुस्थल है राजस्थान में। यहाँ पर, यहाँ पर थार का मरुस्थल है स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका है, रंगीत मैदान है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 किलोमीटर से भी कम वर्षा होती है, मतलब यहाँ पे वर्षा कम होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है, मतलब अब वर्षा नहीं होगी तो मिट्टी जलोढ़ नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी तो मतलब वनस्पति कहाँ से उगेंगी, वनस्पति पेड़ पौधे वगैरह ये सब। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती है और इस दिखती हैं, और उसके बाद वह बालू में भी विलीन हो जाती है। प्रायतः जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। लूनी नदी राजस्थान में है, जो उसकी सबसे बड़ी नदी है जो से वहाँ के लोगों को पानी एक तरह से उपलब्ध कराती है, ठीक। ये चलते हैं बरकान, अर्धचंद्राकार बालू का टीला। बरकान है अर्धचंद्राकार, मतलब इसको क्या है, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं। जैसलमेर राजस्थान में, वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। रेगिस्तान एरिया, ये राजस्थान का स्थल है रेगिस्तान। अच्छा, कई बार बच्चों को परेशान करने में पूछ लिया जाता है कि मरुस्थल कितने तरह के होते हैं। देखो, सभी मरुस्थल गर्म नहीं होते, कुछ मरुस्थल ठंडे भी होते हैं। तो ठंडा मरुस्थल जो पड़ता है वो आपका लद्दाख में पड़ता है, वहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है। जैसे राजस्थान में गर्म मरुस्थल है, वहाँ पर ठंडा मरुस्थल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि इसका डीपली आपसे पूछेगा नहीं। तटीय मैदान पे आता है, शादी के पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान है। दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ, बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा है, समतल है। उत्तर भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, ठीक। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। चिल्का झील, चिल्का झील होता है एक तरह से हर बंद सा एरिया जिसके बीच में पानी नहीं होता है, झील उसे कहा जाता है। हमें इसके लिए एक खास बात है, आपको ये जरूर याद है, चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक। ये उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित द्वीप समूह। आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूह की पहचान कर सकते हैं? तो आगे बढ़ते हैं। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा एनिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया।
यह 3200 किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कावारतीय द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। इसलिए द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। अब ये याद रखिए ना, बस तितली द्वीप पर एक पक्षी अभयारण्य, बस इतना याद रखिए। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यह द्वीप समूह आकार में बड़े में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। ये माना जाता है कि यह द्वीप समूह निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा ये जो द्वीप समूह है देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत के समीप स्थित है। अब यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप के बैरन द्वीप पर स्थित है। मतलब सक्रिय मतलब जो अभी भी जिंदा है, मतलब चालू है, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। ठीक, तो तैयार होते हैं ज़्यादा द्वीप जैसे लगे। विभिन्न भू आकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषता स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। जल वनों के मुख्य स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्य भंडार हैं, इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास का आधार भी मिला। पठार भाग खनिजों के लिए का भंडार है। मैंने आपको बता दिया पठार भाग पठारी एरिया होता है, यहाँ पर काफ़ी तरह के खनिज वगैरह पाए जाते हैं। इसमें देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियाँ भौतिक आकृतियाँ भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। ये तटीय जो मैदान होते हैं वहाँ पे एक तरह से आपका बोटें वगैरह आती हैं, व्यापार बढ़ता है। वैसे ये अब तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, अब आप इनके आंसर दे सकते हैं। मैं ऐसे धीरे धीरे आपको डाल देता हूँ, आप कमेंट में इनके आंसर डाल दें। एक तली भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो, क्या कहते हैं इसको? बताइए बताइए, इसे कहते हैं प्रायद्वीप। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम भारत के पूर्वी। वो बच्चे ऐसा करो, देखो मैंने तो आपको पढ़ा दिया, अब आप ऐसा करो बस इन्हें इनके ये छोटे से क्वेश्चन है, इनको आप आंसर लिख लेना। बाकी ज़्यादा कुछ बचा नहीं, मैंने आपको पूरा चैप्टर भी पढ़ा दिया है, बस आपको ये कर लो। ठीक, और हो सके तो आप अपने साथ में एक मैप लेके बैठा है, ज़्यादा आसान पड़ता है। ठीक, आगे इस चैप्टर में इतना ही था। हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। मैं देखता हूँ दूसरी किताब का ही आपका
कैप्चर कराऊँ। तो मिलते हैं। मेरा नाम मुरली कार्तिक। चलो कल मिलते हैं। बाकी किसी को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली डीएम भी कर सकता है वो, या फिर कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। कमेंट बॉक्स में डाल दे तो भी ठीक, मैं डीएम कर दूँगा। मैं अपना लिंक दे दूँगा इंस्टाग्राम का, या फिर आप नॉर्मली लिख भी सकते हैं। तो मेरी आईडी है इंस्टा पे मुरली कार्तिक। मुरली कार्तिक 143 आप ये डालेंगे, आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। तो आप डीएम कर सकते हैं, कोई भी आपको परेशानी हो या फिर किसी नई वीडियो के बारे में कोई जानकारी लेनी है, आप ये डालिए। आपको आप मैसेज कीजिए, मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगा। बाकी इस चक्कर में एक्सेल का मिलते हैं कल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद द मेट प्लस कोचिंग की तरफ से। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक, बाय।